नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने और घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। न्यू बैंक ओपन के देश की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनने के साथ ही भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंची। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा गुरुग्राम की अदालत में पेशी के बाद रिहा, अदालत के आदेश पर सुरक्षा मिली। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन सेट आज गुजरात के सांवली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपा जाएगी। एलआईसी का आईपीओ शनिवार और रविवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच आपातकाल की घोषणा की। हरियाणा सरकार आज सुबह पंचकुला में खेलो इंडिया शुभंकर लोगो जारी करेगी। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रोमांचक मैच में गुजरात टाइटंस को 5 रन से हराया। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने और घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। कल पुणे में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज सारी दुनिया महसूस करती है कि भारत पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है और विश्व कल्याण के उद्देश्य को भी पूरा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हमारा लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और हमारा संकल्प भी है। बीते सालों में हमने इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए। आजादी के इस अमृत महोत्सव में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था के रूप में भी और आप सभी सदस्यों से देश को अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है। और मेरी तो आपसे विशेष अपेक्षा है कि आप स्थानीय उत्पादों पर बल दें। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए आप सभी एक्सपोर्ट के लिए नए डेस्टिनेशन भी तलाशें। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार के ई मार्केट जेम पोर्टल पर अब तक 40 लाख से अधिक विक्रेता जुड़ चुके हैं। जब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल अस्तित्व में आया है, सारी खरीद एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है। अब दूर दराज के गांव के लोग, छोटे दुकानदार और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह सीधे सरकार को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आज जेम पोर्टल पर 40 लाख से अधिक सेलर्स जुड़ चुके हैं जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। ऐसे 40 लाख लोग उस पर रजिस्ट्री करवा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन का विषय टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो आज के परिदृश्य में बहुत अधिक सार्थक है। न्यू बैंक ओपन $1 अरब से अधिक मूल्य वाली देश की 100वीं निजी कंपनी यानी यूनिकॉर्न बन गई है और इसके साथ ही देश में यूनिकॉर्न्स की संख्या अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंची है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार $1 अरब से अधिक मूल्य वाली दुनिया की हर 10वीं निजी कंपनी भारत की है। न्यू बैंक स्टार्टअप ओपन में मौजूदा निवेशकों के साथ साथ आईआईएफएल की $5 करोड़ की राशि भी शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा है। यूनिकॉर्न की संख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी $1 अरब से अधिक मूल्य वाली निजी कंपनियों का मूल्य $332 अरब 70 करोड़ से भी अधिक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के काशीपुर इलाके में कल भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने इसे राजनीतिक हत्या बताया है।
श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा और भय का माहौल बना हुआ है। बंगाल के अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना, पहले कम्युनिस्ट शासन में और अब उससे बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। श्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने चौरसिया की हत्या को गंभीरता से लिया है और इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने चौरसिया की हत्या की है। उधर टीएमसी ने इस आरोप से इंकार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को हरियाणा उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है। बग्गा को कल मध्य रात्रि के आसपास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के गुड़गांव आवास पर पेश किया गया था। न्यायालय ने श्री बग्गा को दिल्ली स्थित उनके घर जाने की इजाजत दे दी और उनके पिता को भी पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। पंजाब पुलिस की एक टीम ने कल सुबह श्री बग्गा को अपने कब्जे में लिया था और उसके बाद उनके पिता ने पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी थी। दिल्ली पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने केरल की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सरकार पर इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कोझिकोड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस्लामी आतंकवाद को संरक्षण दे रही है और राज्य इस तरह की घृणित गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। भाजपा अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि तेजी से बदलते जनसांख्यिकी परिप्रेक्ष्य के कारण केरल की सामाजिक व्यवस्था असहज स्थिति में है। श्री नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को मुख्यधारा में लाकर देश को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी को विश्वास में लेकर और समग्र रूप से समाज के कल्याण का प्रयास कर समावेशी विकास पर ध्यान दे रही है। विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि देश में अत्यधिक गरीबी 1% से भी कम हो गई है, जबकि 12% जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर आ चुकी है। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS के लिए भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का सेट आज गुजरात में अल्स्टॉम कंपनी की सावली साइट पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपा जाएगा। ये कार्यक्रम आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी की उपस्थिति में दोपहर बाद 3:30 बजे होगा। RRTS ट्रेन सेट का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया जा रहा है और ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की उच्चतम गति से चलने में सक्षम है। पूरी तरह वातानुकूलित इस ट्रेन में कुशन वाली सीटें, लैपटॉप और मोबाइल के लिए चार्जिंग प्वाइंट, सामान रखने का रैक और ऑनलाइन रूट मैप जैसी कई आधुनिक कंप्यूटर केंद्रित सुविधाएं मौजूद हैं। NCRTC दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच भारत के पहले RRTS कॉरिडोर निर्माण की कार्यान्वयन एजेंसी है। 82 किलोमीटर लंबे इस रेल कॉरिडोर पर निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। साहिबाबाद और दुहाई के बीच 17 किलोमीटर के प्राथमिकता वाले खंड को 2023 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य है, जबकि ये पूरा रूट वर्ष 2025 तक पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के IPO यानी शेयरों की खरीदारी इस शनिवार और रविवार को भी की जा सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को रविवार को भी LIC के IPO के लिए अपनी शाखाएं खुले रखने के निर्देश दिए हैं। LIC के IPO में सोमवार 9 मई तक निवेश किया जा सकेगा। निगम के शेयर की कीमत 902 रुपये से लेकर 949 रुपये के बीच रखी गई है। सरकार ने LIC के 22 करोड़ 13 लाख से अधिक शेयरों की बिक्री लगभग 21 हजार
जुटाने का लक्ष्य रखा है। शेयर खरीदारों को उनके डीमैट खाते में 16 मई तक शेयर आवंटित किए जाएंगे। ट्रेडिंग के लिए एलआईसी के आईपीओ को 17 मई को सूचीबद्ध किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में कृषि विविधीकरण पर जोर देते हुए मूंगी फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने और प्राकृतिक संसाधन के रूप में उपलब्ध पानी बचाने की घोषणा की है। मूंगी बोने वाले किसानों को आश्वस्त करते हुए भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार उनकी फसल की पूरी खरीद करेगी, लेकिन उन्हें फसल के बाद उसी खेत में कम पानी का इस्तेमाल करते हुए धान या बासमती की 126 किस्मों की बुआई करनी होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे किसान धान और गेहूं की फसलों के बीच किसी और फसल की बुआई करके अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को इटली के साथ कारोबार में काफी अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद है। इटली के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री लुइगी डी मायो के साथ कल भारत इटली व्यापार बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन, सेवा, कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में कई अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारत अगले 10 वर्ष में अपनी अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन से बढ़ाकर $10 ट्रिलियन को करना चाहता है और यहां कारोबार के सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हैं। इस अवसर पर इटली के विदेश मंत्री ने कहा कि इटली और भारत दोनों ही देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इटली सरकार उद्योग और उद्यमी दोनों स्तरों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छुक है। देश में अभी तक 189 करोड़ 98 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 15,44,000 से अधिक डोज दी गईं। मंत्रालय ने कहा है कि 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में 3 करोड़ 94 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों सहित कुछ विशेष लाभार्थियों को 2 करोड़ 93 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी गई हैं। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने और घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। न्यू बैंक ओपन के देश की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनने के साथ ही भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या अभी तक के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची है और गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा गुरुग्राम की अदालत में पेशी के बाद हुए रिहा। अदालत के आदेश पर सुरक्षा मिली। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन सेट आज गुजरात के सावली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपा जाएगा। एलआईसी का आईपीओ शनिवार और रविवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच घोषित कर दिया है आपातकाल। हरियाणा सरकार आज सुबह पंचकूला में खेलो इंडिया शुभंकर और लोगो जारी करेगी और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने एक बड़े ही रोमांचक मैच में गुजरात टाइटंस को हरा दिया है 5 रन से। श्रीलंका में विदेशी कर्ज के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों के बाद कल रात फिर आपातकाल घोषित कर दिया गया। पिछले 5 सप्ताह में यह दूसरा मौका है जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था तथा आवश्यक आपूर्ति और सेवाएं बनाए रखने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। देश में आर्थिक संकट को लेकर राष्ट्रपति राजपक्ष सहित पूरी सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। देश के सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत विकास के क्षेत्र में अग्रणी बीआरओ राष्ट्र के लिए अपनी शानदार सेवा के 63 वर्ष पूरे कर रहा है। आकाशवाणी समाचार को दिए एक साक्षात्कार में संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने बीआरओ के सभी सेवानिवृत्त और वर्तमान कर्मियों को भी बधाई दी है।
हार हरा नहीं सकती उस समूह को जो लगातार कोशिशें करता है। सीमा सड़क संगठन लक्ष्य प्राप्ति में लगातार कोशिशें करने के लिए जाना जाता है। सीमांत इलाकों में कठिन परिस्थितियों के बावजूद बनाई गई हर एक सड़क बीआरओ के कभी न हारने वाले जज्बे और शौर्य की कहानी है। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी कर्मयोगियों से आह्वान करता हूं कि वे स्वयं को श्रमेण सर्वम साध्यम के आदर्श वाक्य के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करें और बीआरओ को आसमान से भी ऊपर और क्षितिज के पार तक ले जाने की महारत हासिल कर राष्ट्र निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देते रहें। श्री राजीव चौधरी ने पिछले वर्ष के दौरान संगठन की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर समुद्र तल से 19,024 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाई गई है, जो अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क बन चुकी है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने कहा कि बीआरओ की उपलब्धियों ने क्षेत्रीय अखंडता और देश के साथ साथ भारत के पड़ोस के सबसे दुर्गम क्षेत्रों के कल्याण और प्रगति को भी सुनिश्चित किया है। श्री राजीव चौधरी ने संगठन की सभी रैंक से नए जोश और समर्पण के साथ उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और रोजगार तलाश रहे अभ्यर्थियों की मदद करना है। हिन्दी में यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाता है। अभ्यास की 6ठी कड़ी आज प्रसारित की जाएगी। इस कड़ी के लिए विषय है लोक प्रशासन। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम को जबरदस्त सफलता मिली है और देश भर से बड़ी संख्या में प्रश्न प्राप्त हुए हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के प्रोफेसर सुरेश मिश्र प्रश्नों के उत्तर देंगे। अभ्यास की आज की कड़ी का प्रसारण रात 9:30 बजे से 100.1 मीटर एफएम गोल्ड चैनल पर होगा। इसे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts या AIR News ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। गगने गरजे मेघ घन बरसा, कूले एका बसे आछि नहीं भरोसा,
রাশি রাশি ভাড়া ভাড়া ধান কাটা হলো सारा। आज हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे पुत्र थे। रविंद्रनाथ ने कविता और साहित्यिक कृतियों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पर्दाफाश किया। वे चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष एक अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित न रहे, बल्कि व्यापक जन आंदोलन बने। और यही कारण है कि टैगोर ने अपनी अधिकांश रचनाएं बांग्ला में ही लिखी। परपारे देखी आंका तरु छाया मसी माखा ग्राम खानी मेघे ढाका प्रभात बेला एपारेते छोटो खेत आमी अकेला। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ ने स्वदेशी आंदोलन को सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें ब्रिटिश सामान के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की हिमायत की गई थी। बांग्लार माटी बांग्लार जल बांग्लार वायु बांग्लार फल पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो हे भगवान। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों को एकजुट करने के लिए बांग्लार माटी बांग्लार जोल गीत लिखा था। उन्होंने आमार सोनार बांग्ला गीत भी लिखा, जिसे बाद में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। उन्होंने सामुदायिक एकता के लिए एक उत्सव की शुरुआत की, जिसमें बंगाल के विभाजन के विरोध में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक भी हैं, जिसे उन्होंने 1911 में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाए जाने के लिए लिखा था। उन्हें 1913 में उनकी असाधारण रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे। 1915 में उन्हें ब्रिटिश शासन ने नाइटहुड उपाधि से भी सम्मानित किया था, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसे लौटा दिया था। वायसराय चेम्सफोर्ड को अपने अस्वीकृति पत्र में रविंद्रनाथ ने लिखा था, इस समय सम्मान के ये बैज हमारे लिए शर्मनाक हैं और मैं अपनी ओर से सभी तथाकथित विशेष सम्मानों को अस्वीकार करते हुए अपने देशवासियों के पक्ष में खड़ा होना चाहता हूँ, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले अत्याचारों को भुगतने के लिए विवश हैं। भारत की राष्ट्रीयता और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए टैगोर के दृष्टिकोण का मूल जोर सामाजिक सुधार और समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने पर था। इसलिए शिक्षा में सुधार समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके मिशन की आधारशिला बन गया। इसके लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ ने 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। आमादेर शांति निकेतन आमादेर शांति निकेतन সে যে সব হতে আপন আমাদের সব হতে আপন আমাদের শান্তি নিকেতন। गुरुदेव रविंद्रनाथ ने 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार महान दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित कर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को भी आज याद कर रहे हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 1897 में आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास मोगल्लू नामक गांव में हुआ था। वो बंगाल के क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। अल्लूरी को 1920 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। मद्रास वन अधिनियम 1882 से आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इससे वे अपनी पारंपरिक कृषि गतिविधियां नहीं कर पाते थे। अल्लूरी ने दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के जनजातीय लोगों को संगठित किया। 1922 और 1924 के बीच अल्लूरी और उनके साथियों ने कई थानों पर धावा बोला। अंग्रेज अंततः उन्हें पकड़ने में सफल रहे। बर्बर ब्रिटिश पुलिस ने 7 मई 1924 को उन्हें एक पेड़ से बांध दिया और गोली मार दी। लोगों ने उन्हें मान्यम वीरुडु
यानी जंगलों का नायक की उपाधि से सम्मानित किया। 1986 में भारतीय डाक विभाग ने अल्लूरी सीताराम राजू के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। देश के इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी संपन्न होती है। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब एक सूचना। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन आप कर सकते हैं। उपभोक्ता इस ऐप का इस्तेमाल संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हरियाणा सरकार आज पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में खेलो इंडिया युवा खेल का शुभंकर लोगो जारी करेगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल पंचकुला, चंडीगढ़, दिल्ली, शाहबाद और अंबाला में 4 से 13 जून तक आयोजित किए जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई इंडियंस ने रोमांचक मैच में गुजरात टाइटंस को 5 रन से हरा दिया। आज मुंबई में पंजाब किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा, जबकि एक अन्य मैच में पुणे में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। और मुनीष, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? देखिए लवलीन जी, आज के अखबारों को अगर हम देखें तो अलग अलग खबरों को सबने प्राथमिकता दी है। बात करें लोक सत्य की तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों को खासतौर पर छापा है सुर्खी में कि भारत की ओर भरोसे से देख रही है दुनिया, व्यापार और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित कर रहा है भारत। और गृहमंत्री अमित शाह का ये कहना कि देश के प्राचीन ग्रंथों में महिला सशक्तिकरण को सदियों पहले ही पहचान लिया गया था, ये हिंदुस्तान की खबर है। पत्र ने गृहमंत्री के इस विश्वास को भी छापा है कि भारत 25 साल बाद विश्व में शीर्ष स्थान पर होगा। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा है कि आबादी की रफ्तार घटी और बढ़ा मोटापा। पत्र आगे लिखता है कि सर्वे में दावा किया गया है कि बच्चों के पोषण में मामूली सुधार हुआ है। दैनिक जागरण की खबर है संस्कृत विश्वविद्यालय भी कराएंगे BA और BSc। पत्र का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुविषयक केंद्र बनेंगे विश्वविद्यालय। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने और घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। नियो बैंक ओपन के देश की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनने के साथ ही भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंची। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा गुरुग्राम की अदालत में पेशी के बाद रिहा, अदालत के आदेश पर सुरक्षा मिली। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन सेट आज गुजरात के सावली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपा जाएगा। LIC का IPO शनिवार और रविवार को सब्सक्रिप्शन के लिए भी खुला रहेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच आपातकाल की घोषणा की और हरियाणा सरकार आज सुबह पंचकुला में खेलो इंडिया शुभंकर लोगो जारी करेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।